students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4 today's our topic is chapter number 14. Dear students, हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचती है क्वेश्चन आंसर वाली. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए नेशनल हाईवे एंड ए स्टेट हाईवे. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में डिफरेंस बताना है हमें. क्या है क्वेश्चन? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए नेशनल हाईवे एंड ए स्टेट हाईवे. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में डिफरेंस बताना है. तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे क्या होता है? इट इज़ कनेक्टेड स्टेट कैपिटल बिग सिटीज़ एंड टाउन ऑल ओवर द कंट्री. नेशनल हाईवे जो होते हैं उनके अंदर स्टेट्स, कैपिटल्स और बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है या फिर टाउन जो कस्बे हैं वो कनेक्टेड होते हैं पूरी कंट्री से. तो क्या आएगा? नेशनल हाईवेज इट इज़ कनेक्टेड स्टेट कैपिटल्स बिग सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल ओवर द कंट्री. स्टेट की स्पेलिंग क्या होगी? STATE. कैपिटल्स CAPITALS. कैपिटल्स बिग सिटीज़ BIGCITIES बिग सिटीज़ एंड टाउन्स TOWNS टाउन्स ऑल ओवर द कंट्री COUNTRY कंट्री. तो नेशनल हाईवे क्या है? इट इज़ कनेक्टेड स्टेट कैपिटल्स बिग सिटीज़ एंड टाउन ऑल ओवर द कंट्री. नेक्स्ट सेकंड हमारी हेडिंग है स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इट इज़ कनेक्टेड इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन ए स्टेट. स्टेट हाईवे क्या होता है? इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो टाउन्स है वो और इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ है वो कनेक्टेड होती हैं स्टेट से कनेक्टेड होती हैं. तो क्या आएगा स्टेट हाईवे में? इट इज़ कनेक्टेड इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन ए स्टेट. इट इज़ कनेक्टेड इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन ए स्टेट. तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में डिफरेंस पता चल गया. नेशनल हाईवे होता है हमारा स्टेट कैपिटल, बड़े बड़े जो शहर है या टाउन्स हैं वो पूरी कंट्री से कनेक्टेड होते हैं. सेकंड हमारा स्टेट हाईवे क्या होता है? इसमें स्टेट से कनेक्टेड होते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? आंसर क्या आएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटरवे. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सारे ट्रांसपोर्ट में से एक सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का मीन्स है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स सबसे सस्ता मीन्स है ट्रांसपोर्ट का. और उसके बाद सेकंड लाइन हम लिखेंगे हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वाटरवे. जो भारी सामान होता है उसको हम वाटरवे के द्वारा ट्रांसपोर्टेड करते हैं. तो आंसर क्या आएगा इसका? वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटर वे. थ्रो की स्पेलिंग क्या होगी? THROUGH थ्रो. Dear students, you also learn and write these two questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you students. I hope you understand in these questions. Thank you. Hello students of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 4 chapters exercise and its question answer. So students, now in this class, we will start our chapter 5th. Our chapter name, what is pollution? Pollution क्या होता है? So let's we start. In this chapter, conversation between mother and son. So let's start. Mother. Well Rahul, it is very important topic. अच्छा राहुल, ये बहुत ही important topic है. First you should understand then speak on it. First, इसको सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. राहुल. But मम्मी, I don't know even the meaning of pollution. लेकिन मम्मी मैं तो pollution का meaning भी नहीं जानता कि pollution होता क्या है. Mother. Oh, that's no problem. In simple terms, pollution means making things impure or unclean. No problem. Pollution का क्या मतलब होता है? Pollution को simple
अगर वे में कहा जाए तो पॉल्यूशन होता है कि चीज़ों को अशुद्ध और असुथरा बना देना। इम्प्योर और अनक्लीन थिंग्स आर कॉल्ड पोल्यूटेड। जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं और साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं होती वो हमारी क्या होती हैं, पोल्यूटेड होती हैं, वो पोल्यूशन होता है। राहुल, हाउ डू वी थिंग्स गेट पोल्यूटेड? चीज़ें पोल्यूटेड कैसे होती हैं? मदर, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हमारे 3 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण, ये हमारे 3 टाइप्स के पोल्यूशन बताए गए हैं। फर्स्ट लेट्स वी फाइंड हाउ वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस। फर्स्ट हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। मैनी पीपल बाथ एंड वॉश डर्टी क्लॉथ्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। लेक्स का मतलब होता है झीलें और पॉन्ड्स का मतलब होता है तालाब। बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो कि तालाबों में, झीलों में अपने गंदे क्लॉथ्स धोते हैं और वो बात करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वाटर डर्टी हो जाता है। एनिमल्स आर ऑल्सो वॉश्ड देयर। एनिमल्स को भी वहाँ पर क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। रबिश एंड पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम मिल्स एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू दैम। जो हमारा कूड़ा करकट होता है, पॉइजनस का मतलब होता है विषैला। विषैला जो केमिकल्स होता है जो कि मिल्स और फैक्ट्रीज से निकलता है, वो भी रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में क्या करता है, चला जाता है। डे बाय डे दे आर बिकमिंग पॉल्यूटेड और अनक्लीन। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें हमारे वाटर को क्या बना रही है, पॉल्यूटेड, प्रदूषित बना रही है और अनक्लीन बना रही है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इफ़ यू ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर, अगर हम इस पॉल्यूटेड वाटर को क्या करते हैं, पीते हैं, वी गेट मैनी डिसीज लाइक जॉन्डिस एंड तिराया इट एक्स्ट्रा। तो उससे काफ़ी सारी डिसीज़ हो सकती है, जैसे पीलिया हो गया, दस्त की प्रॉब्लम होगी वो। राहुल, बट मम्मी हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड और एयर पॉल्यूशन टेक प्लेस? बट मम्मा एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? मदर, look, there are thousands of cars, scooters, buses, mills and factories which emit a lot of smoke which goes up in the air. आप देखते हो कि हमारे रोड पर थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में कार्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, बसेस होती हैं, फैक्ट्रीज़, जो हमारी मिल्स फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब होते हैं। इनसे क्या होता है, एक विषैला धुआं निकलता है। जो ये धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ये क्या होता है, हमारे एयर में जाकर मिलता है। स्मोक पॉल्यूट्स एयर। जो धुआं होता है वो एयर को क्या बना देता है, प्रदूषित कर देता है। वी ब्रेथ इन दिस पॉल्यूटेड एयर, और हम इस पॉल्यूटेड एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। जो हमारी दूषित हवा है उसको क्या करते हैं, हम अंदर लेते हैं सांस के थ्रू। एयर पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन क्या है, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिकॉज इट कॉजेस मैनी डिसीज टू अस, क्योंकि इससे हमें क्या होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन इट एक्स्ट्रा। जैसे दमे की प्रॉब्लम हो गई और हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो गई आदि। राहुल, रियली इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम मम्मी। सही में मम्मी, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का मतलब क्या होता है? मदर, यस माय डियर, एक्चुअली नॉइज़ इज़ नेवर पोल्यूटेड। वास्तव में जो नॉइज़ होती है वो कभी पोल्यूटेड नहीं होती, बट इट इज़ इटसेल्फ ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये क्या होता है, ये एक सोर्स होता है पोल्यूशन का, प्रदूषण का। कार्स, स्कूटर्स, बसेस ब्लो हॉर्न्स वाइल हैवी मशीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड लाउड साउंड। जो हमारे कार्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, बसेस होती हैं, वो क्या होता है, एक बहुत ही हैवी हॉर्न्स को ब्लो करते हैं। जबकि जो हैवी मशीन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, एक लाउड साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारे आसपास होता है। क्रैकर्स मेक पावरफुल बैंग्स। क्रैकर्स भी क्या होते हैं, क्रैकर्स भी एक पावरफुल बैंग्स होते हैं, जिसमें से भी क्या होती है, एक ह्यूज साउंड निकल कर आती है। बाय ऑल दीज नॉइसेस आवर पीस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सारी जो ध्वनियाँ होती हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं, नॉइजेज होती हैं, ये हमारी शांति को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, भंग कर देती हैं।
टू मच नॉइज़ इफ़ेक्ट्स ऑन हियरिंग पावर। यह सारी जो आवाज़ें हैं, ये सारी जो नॉइजेज़ है, ये हमारी किसको इफ़ेक्ट करती है? हमारी सुनने की शक्ति को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। राहुल, मम्मी वाई डोंट पीपल टेक स्टेप्स टू चेक ऑल दिस पॉल्यूशन। मम्मी, फिर पीपल इस चीज़ के लिए कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाते इस पॉल्यूशन के लिए? वाई इट इज़ अ ग्रेट एनिमी। वो इस चीज़ के लिए एक शत्रु क्यों बने हुए हैं? मदर, येस दे डू, आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज एंड स्कीम्स टू कंट्रोल। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स बना रखी हैं, लॉज बना रखे हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वी शुड फॉलो दैम एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू क्रब पॉल्यूशन। और हमें उन रूल्स क्या करना चाहिए? हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। और हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए? इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए। अवेयर का क्या मतलब होता है? जागरूक करना। राहुल, थैंक यू मम्मी, नाउ आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट पॉल्यूशन। धन्यवाद मम्मी, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं पॉल्यूशन के बारे में। आई होप टू मेक अ गुड स्पीच टुमारो। मैं आशा करता हूँ कि मैं कल बहुत अच्छी स्पीच दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से 3 पॉल्यूशंस के बारे में टॉपिक्स होंगे। मदर, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूर डिबेट माई डार्लिंग। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ आपके डिबेट के लिए। डोंट फॉरगेट टू मैंशन द वेज टू कंट्रोल इट। लेकिन आप इस चीज़ को कंट्रोल करने के वेज को फॉरगेट मत करना, भूलना मत। So students, our 5th chapter's reading is complete and I hope you will understand this reading and revise over in your notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Now we start our math online classes for class 4th and dear student, previous class we have completed our question number 1st. Now we do our question number 2nd. In this question we have word problem and our question number 2nd is on the first day of a cricket match. एक क्रिकेट मैच है और जिसमें फर्स्ट डे देयर वर 84,600 पीपल इन द स्टेडियम। और जो क्रिकेट मैच देखने के लिए फर्स्ट डे स्टेडियम में लोग आए थे वो थे 84,600। ऑन द सेकेंड डे देयर वर 66,875 पीपल। और सेकेंड डे जो पीपल थे वो थे 66,875। ऑन द थर्ड डे देयर वर 22,605 पीपल मोर देन द सेकेंड डे। और जो थर्ड डे जो पीपल आए थे वो सेकेंड डे से 22,605 ज़्यादा थे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द फर्स्ट डे एंड थर्ड डे। और हमें फर्स्ट डे और थर्ड डे के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना। देखो बेटा, फर्स्ट डे था हमारे पास 84,600 और जो थर्ड डे था वो थर्ड डे है वो सेकेंड डे में कितने आए थे 66,875, उससे ज्यादा थे 22,605। तो बेटा थर्ड डे कितने थे, मतलब 66,875 और 22,605 को हम प्लस करेंगे, उतने व्यक्ति थर्ड डे मैच देखने आए थे स्टेडियम में। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर स्टेटमेंट इज हियर आवर स्टेटमेंट इज ऑन द फर्स्ट डे पीपल इन स्टेडियम। फर्स्ट डे पीपल कितने पीपल थे 84,600। ऑन सेकेंड डे थे हमारे पास 66,875। ऑन द थर्ड डे था सेकेंड डे में से ज्यादा थे 22,605। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हो गए 89,480। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन थर्ड डे एंड फर्स्ट डे। थर्ड डे और फर्स्ट डे में कितने डिफरेंस थे, तो बेटा 89,480 में से हम 84,600 को माइनस कर देंगे। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट एंड आवर डिजिट इज 89,480 में से 84,600। 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 0 माइनस किया 8, 4 में से माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया रिमेनिंग 8 और 14। 14 में से 6 माइनस किया 8, 8 में से 4 माइनस किया 4, 0 में से माइनस किया 8, 8 में से 8 माइनस किया 0। तो बेटा थर्ड डे और वन डे में कितने डिफरेंस थे, मतलब थर्ड डे कितने ज्यादा व्यक्ति आए थे 4,880 व्यक्ति मैच देखने
ज़्यादा आए थे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज A man wanted to distribute 7,05,000 among his wife, son and daughter. एक व्यक्ति है जिसके पास मनी है 7,05,000 और वह अपने वाइफ, सन और डॉटर में इसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना चाहता है। तो he gave 2,52,875 टू his daughter, और उसने अपने जो डॉटर अपने बेटे को कितने दे दिए, उसमें से 2,52,872 एंड 3,27,500 टू हिज सन, और अपने बेटे को दे दिए 3,27,500 एंड द रेस्ट ऑफ हिज वाइफ, और जो बच गए वो उसने अपनी वाइफ को दिए। फाइंड द शेयर ऑफ हिज वाइफ, तो हमें यह फाइंड करना है कि उसने अपनी वाइफ को कितने दिए। सो अवर स्टेटमेंट इज टोटल मनी कितनी थी व्यक्ति के पास, 7,05,000 रुपीज। ही गेव हिज डॉटर, उसने अपने डॉटर को अपने बेटे को कितने दिए, 2,52,875 रुपीज। गेव हिज सन, उसने अपने बेटे को कितने दिए, 3,27,500। तो बेटा अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको 7,500 में घटा देंगे तो उसकी वाइफ का शेयर आ जाएगा। सो हम सिर्फ इन दोनों को ही प्लस करेंगे टोटल। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 में 0 प्लस किया 5, 7 में 0 प्लस किया 7, 8 में 5 प्लस किया 13, कैरी 1, 2 में 7 को प्लस किया 9, 9 कैरी 1 10, कैरी 1, 5 में 2 को प्लस किया 7, कैरी 1 8, 2 में 3 को प्लस किया 5। तो बेटा उसने टोटल अपने बेटे और बेटी में कितनी राशि को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5,80,375। अब हमें उसकी वाइफ का निकालना है, तो हम इसको 7,05,000 में से माइनस कर देंगे 5,80,375। सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट 5,000, 5,80,375। अब हम इनको माइनस कर देंगे तो उसकी वाइफ का शेयर निकल के आ जाएगा, उसने अपनी वाइफ को कितना दिया। 0 में से 5 माइनस नहीं तो हम कैरी लेंगे 4, पहले यहाँ पर 10 हुआ, 10 में से कैरी दे दी 9 लेफ्ट बचा, ऐसे यहाँ पर भी 10 फिर 9 और यहाँ पर 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 7 माइनस किया 2, 9 में से 3 माइनस किया 6, 4 में से 0 माइनस किया 4, माइनस नहीं होता तो कैरी लेंगे 6, 10 में से 8 माइनस किया 2, 6 में से 5 माइनस किया 1। तो बेटा उसने अपनी वाइफ को कितना दिया, 1,24,625 मनी उसने अपनी वाइफ को दिया, और डॉटर को दिया 2,52,875 रुपीज, और उसने अपने सन को दिया 3,27,500 मनी। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। Okay, now we do our question number fourth. 3 person A, B and C need 2 लाख रुपए। 3 व्यक्ति हैं A, B and C, उनको 2 लाख रुपए की जरूरत है टू स्टार्ट ए बिजनेस, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और जो A है, A व्यक्ति है, उसके पास रुपीज है 55,000, B के पास है 69,000 और C के पास है 39,000। तो हाउ मच मनी मोर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। तो अब उन्हें कितने और रुपए की जरूरत पड़ेगी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बेटा देखा, पहले तो हमारी स्टेटमेंट होगी टोटल कितने मनी की रिक्वायरमेंट है 2 लाख, और ए के पास कितनी है, बी के पास कितनी है, सी के पास कितनी है। हम तीनों ए बी सी का प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम 2 लाख में से घटा देंगे, उतने रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ आवर स्टेटमेंट इज टोटल रिक्वायर्ड मनी 2 lakh rupees. A has 55,000, B has 69,000, C has 39,000. टोटल मनी कितनी है तीनों के पास, 1,63,000. नाउ A, B, C रिक्वायर्ड मनी फॉर बिजनेस। उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी, हम 2 लाख में से 1,63,000 को माइनस कर देंगे, तो अब उन्हें 37,000 रुपीज की और जरूरत पड़ेगी। बेटा नाउ और क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति है जिसने अपने दोस्त से उधार लिए 3 लाख रुपए। उसने उधार तो ले लिया, फिर उसने उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे किया 66,678, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में पे किया 70,871। ठीक है, अब उन्होंने क्या टोटल वो कितना पे कर चुका, 1,37,449। अभी उसको कितना और रुपए अपने दोस्त को देना है, तो रिमेनिंग पेमेंट कितनी बची, हम 3 लाख में से 1,37,449 को माइनस कर देंगे। बेटा ये माइनस आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है।
सो डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये आपने अपनी नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है और 5th क्वेश्चन को आपने खुद माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello, dear students, good morning. Welcome back to our YouTube channel. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So let's we start our science classes with the class 4 and chapter number 8, solid, liquid and gases. So let's we start difficult word of this chapter. Okay, first is matter, MATTER, matter. Next is occupies, OCCUPIES, occupies. Third is molecules, MOLECULES, molecules. Fourth is particles, PARTICLES, particles. Fifth is arrange, ARRANGED, arrange. Sixth is attraction, ATTRACTION, attraction. Seventh is liquid, LIQUIDS, liquids. Eighth is properties, PROPERTIES. Ninth is evaporation, EVAPORATION, evaporation. 10 is condensation, CONDENSATION. So students, these are difficult word of lesson 8. Okay, let's restart our reading on page number 79. Okay, and today our topic is liquids. Liquid क्या होते हैं? तरल पदार्थ. पेट्रोल, डीजल, मिल्क, जूस एंड वाटर आर लिक्विड. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड के हैं, तरल पदार्थों के हैं. द मोलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर, लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली पैक होते हैं. तो बिल्कुल लूज होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल क्लोज होते हैं, ज़्यादा पास नहीं होते, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनके बीच में. ओके, नेक्स्ट इज अरेंज इन अ रैंडम वे. और ये रैंडमली होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल रेगुलर नहीं होते, एक के बाद एक नहीं होते, रैंडम होते हैं. कोई इधर है, कोई उसके थोड़ी सी दूर है, थोड़ी दूर दूर करके रैंडमली कहीं कहीं पे होते हैं, अनियमित होते हैं. ओके, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैन मूव अराउंड ईच अदर. जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के पास घूम सकते हैं, एक दूसरे के चारों तरफ भी घूम सकते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर. इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है कि वो एक दूसरे के पास रह सकें बस. बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप दैम फ्रॉम मूविंग अराउंड ईच अदर. इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो मूव ना कर सके. ओके, स्ट्रॉन्ग होता है बट इतना भी नहीं होता कि वो घूम ही ना सके. बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लिक्विड की क्या नहीं होती? फिक्स शेप नहीं होती. ओके, जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती. जैसे मिल्क है, अब आपने मिल्क को ग्लास में डाला तो उसकी शेप अलग है, अगर आप दूसरे कंटेनर में डालते हो तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. तो डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर. क्या करते हैं? ये फ्लो करते हैं. जैसे आप वाटर को कहीं पे डालते हो तो वो फ्लो करता है, बहने लग जाता है. ठीक है, एंड शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच दे आर पोर्ड. और किसी भी कंटेनर में अगर आप उसको डालोगे तो उसी की शेप ले लेते हैं. ठीक है, अपनी शेप में नहीं रहते, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप में आ जाते हैं ये. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करते हैं? हायर लेवल. जो हायर लेवल होता है उससे लोअर लेवल तक फ्लो करते हैं. हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. इनकी जो वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है. आयतन जो होता है वो फिक्स होता है. इवन इफ़ दे चेंज शेप, अगर ये शेप को चेंज कर लेते हैं, दे ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस. और ये क्या करते हैं? शेप चेंज करके उसी अमाउंट में स्पेस को कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट इज गैसेस. गैसेस क्या होती है? वास्प. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. जो एयर हमारे चारों तरफ है, हवा जो हमारे चारों तरफ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. वो उसमें क्या होती है? एयर के अंदर वो मिक्सचर है, मिश्रण है. किसका? गैसेस का. सच एज कौन कौन सी गैसेस होती है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप से अरेंज होते हैं। फार अपार्ट और वेरी लूजली पैक एंड कैन मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, इतने दूर दूर होते हैं कि सारी डायरेक्शन में आराम से मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। अरेंज इन अ रैंडम वे, और रैंडम वे में होते हैं, कैसे नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, रैंडमली होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैस की शेप क्या नहीं होती? डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। स्प्रेड आउट टू फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, दस चेंजिंग दियर वॉल्यूम, ये क्या करते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं स्पेस को कवर करने के लिए, और क्या कर लेते हैं? दस चेंजिंग दियर वॉल्यूम, और अपने आयतन को, वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं। आर ओफन इनविजिबल, और ये कैसे होते हैं? प्राय इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती, जितनी भी गैसेज होती है वो इनविजिबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज होती है? ए मैटर में चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, अगर हम हीट और कूल करते हैं तो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। हीटिंग, हीट करके कैसे चेंज होते हैं? आइस इज़ वाटर इन सॉलिड फॉर्म, आइस क्या है? वाटर जो है वो क्या है? आइस है सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको सॉलिड की फॉर्म में रखते हैं, आइस को, वाटर को सॉरी, तो ये किसकी फॉर्म में होता है? आइस की फॉर्म में, ठीक है। व्हेन एन आइस क्यूब इज केप्ट आउट ऑफ द फ्रीजर, अगर हम इसको फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं, इट गेट्स हीटेड अप, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट कर देता है, एंड चेंज टू वाटर और लिक्विड अगेन, और ये दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में। दिस इज नोन एज मेल्टिंग, इसको क्या कहते हैं? हम मेल्टिंग, पिघलना कहते हैं। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन और सम टाइम, क्या करते हैं हम? वाटर को कुछ टाइम के लिए पैन के अंदर क्या करते हैं? हीट करते हैं। द वाटर और लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम, तो ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड वेपर में, ठीक है, और स्टीम में, भाप में चेंज हो जाता है। विच इज़ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर की कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? गैसियस फॉर्म है। दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन, इसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। दिस इज़ द मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो ये कुछ टाइम बाद हीट होके मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ओके, नेक्स्ट इज़ कूलिंग, कूल करके कैसे कर देते हैं हम इसकी स्टेट को चेंज? ठंडा करके। व्हेन वाटर वेपर और गैस इज़ कूल, अगर जो गैस है हमारे पास, वाष्प है, उसको हम ठंडा करते हैं, इट चेंज टू वाटर और लिक्विड, वो दोबारा से किसकी फॉर्म में हो जाता है? वाटर और लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, गाढ़ापन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 6 कारक। सबसे पहले हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। इन वाक्यों को, चित्रों को ध्यान से देखना है और वाक्यों को हमें पढ़ना है, समझना है। लड़का किताब पढ़ रहा है। कक्षा में अध्यापक जी आ गए। मैं बोल रहा हूँ। अब आपको समझना है, लड़का पढ़ने की क्रिया कर रहा है, अतः लड़का पढ़ क्रिया का करता हुआ, यानी कि करने वाला, जो पढ़ क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है? लड़का। तो यहाँ पर लड़का क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद अगला वाक्य है, कक्षा में अध्यापक जी आए हैं। कक्षा में अध्यापक जी आए हैं। यहाँ कक्षा चहल पहल और शोर से आबाद थी। अध्यापक जी आ गए। कक्षा ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एकदम शांत हो गई। अध्यापक जी ने आकर कक्षा पर अधिकार सा कर लिया, इसलिए कक्षा हो गई अधिकरण कारक। ठीक है। अगला वाक्य है, ऊपर मैं कुछ बोला था। क्या आपने मेरी बात सुनी थी? बोलने वाला कौन था? मैं, इसलिए मैं क्या हो गया? कर्ता कारक। कही गई बात को सुना किसने? आपने, इसलिए आप क्या हो गया? कर्म कारक। इसी तरह दूसरे कारक भी है। तो पहले हम पूरे कारक परिवार से परिचय कर लेते हैं, यानी कि कितने कारक होते हैं, उनकी विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ेंगे।
कारक के 8 भेद होते हैं बच्चों। और ये इनकी विभक्ति इधर दी गई है, हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कर्ता कारक है, पहला कारक का पहला भेद कर्ता कारक है, इसकी विभक्ति होती है ने। कर्म, इसकी विभक्ति है को। कर्ण, इसकी विभक्ति होती है से के द्वारा। फिर है संप्रदान और इसकी विभक्ति होती है के लिए। इसके बाद आता है अपादान कारक और इसकी विभक्ति है से अलग होने के भाव में। अलग होने के मतलब जब कोई चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक आता है। संबंध कारक, इसकी विभक्ति होती है का के की रा रे री। इसके बाद आता है अधिकरण कारक और इसकी विभक्ति होती है में और पर। फिर आता है लास्ट में संबोधन कारक और इसकी विभक्ति होती है हे अरे। विभक्ति चिन्हों को परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। यह सच है कि ये वाक्य को स्पष्टता प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इनकी अनुपस्थिति में भी वाक्य बनते हैं। कई बार कारक के चिन्ह नहीं दिखाई देते फिर भी वाक्य बन जाते हैं, लेकिन जो कारक के चिन्ह होते हैं वो वाक्यों को स्पष्टता प्रदान करते हैं, मतलब सही अच्छे से समझा पाते हैं। और कारक भी, वाक्य भी बनते हैं और कारक भी रहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आप गा रहे हैं, तुम जा रहे हो। इन चित्रों और वाक्यों में क्रिया हो रही है। मैं, आप और तुम इन क्रियाओं को करने वाले अर्थात कर्ता है। इन क्रियाओं में कारक चिन्ह भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह मैंने बताया था कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो कई बार क्या होता है कि कारक के चिन्ह दिखाई नहीं देते फिर भी वाक्य बन जाता है। आइए अब कारक चिन्हों के साथ कारकों से मिले। देखिए उदाहरण दिया गया, माँ ने आज पकाई रोटी, बर्तन में रखी है रोटी, गेहूँ है, मक्की है, रोटी। पहले वाक्य में ने और दूसरे वाक्य में विभक्ति लगी हुई है। गेहूँ और मक्की जो कि कर्म कारक है, बिना कारक चिन्हों के भी सुखी हैं, यानी कि बिना कारक चिन्हों के भी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। तो बच्चों मैंने ये पाठ आपको पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी अभ्यास कार्य हम करेंगे। पहला प्रश्न है, उचित कारक चिन्ह द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है, आज चाय पापा ने बनाई थी। तो यहाँ पर क्या हमने कारक का चिन्ह क्या भरा है, यहाँ पर ने। ऐसे ही अगला वाक्य है, राधा को आज दिल्ली जाना है। यहाँ कारक का चिन्ह फिल किया गया है को। अगला वाक्य है, राज बस से स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमने जो विकल्प इधर दे रखे हैं इनमें से हमने कौन सा कारक भरा है, से। अगला वाक्य है, उसने पेड़ डैश पके आम तोड़ लिए। यहाँ हमने क्या कारक भरा है, से। उसने पेड़ से पके आम तोड़ लिए। अगला वाक्य है, अनुज डैश बहन डॉक्टर है। यहाँ लिखा जाएगा की, अनुज की बहन डॉक्टर है। तो यह की कारक का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है, घर डैश मेहमान आ गए हैं। यह किस कारक का प्रयोग होगा, में। घर में मेहमान आ गए हैं। अगला वाक्य है, डैश तुम मानोगे या नहीं। यहाँ अरे, अरे तुम मानोगे या नहीं। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए थे उनमें से हमने सही विकल्प यहाँ पर खाली जगह में भरे हैं। अगला प्रश्न है, रेखा खींचकर कारकों को कारक चिन्हों से मिलाइए। यहाँ कारक के भेद दिए गए हैं और इधर कारक के चिन्ह दिए गए हैं, तो कारकों को उनके चिन्हों से हमें मिलाना है। तो सबसे पहले कर्ता कारक, इसको हम ने से मिलाएंगे। कर्म कारक को से मिलाएंगे। कर्ण कारक से के द्वारा से मिलाएंगे। संप्रदान कारक के लिए से मिलाएंगे। अपादान कारक इधर से मिलाएंगे। संबंध कारक का के की और रारेरी से मिलाएंगे। और अधिकरण कारक में पर से मिलाएंगे। और संबोधन कारक को हम हे अरे से मिलाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में सही कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है उनके सामने सही का चिन्ह, और जिनमें गलत कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है उनके सामने गलत चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, पुस्तक मेज में रखी है। ये गलत है, क्योंकि क्या आना चाहिए, पुस्तक मेज पर रखी है। तो यहाँ गलत का निशान लगाना है।
अगला वाक्य है दादाजी ने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली। ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। अगला वाक्य है तुम अपनी व्याकरण के पुस्तक लाओ। या गलत कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, गलत का निशान आएगा। क्या ये सही क्या होगा, तुम अपनी व्याकरण की पुस्तक लाओ। अगला वाक्य है गड्ढे में कंकड़ भरे हैं। ये सही है, इस पर सही का निशान लगाइए। अगला वाक्य है पेड़ पर फल गिरा। ये गलत है, यहाँ आएगा पेड़ से फल गिरा। तो बच्चों मैंने आपको पाठ पढ़ाया, इसका अभ्यास कार्य मैंने आपको करा दिए हैं। आपको सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।